हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो 12th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 6 से रिलेटेड है। चैप्टर 6 मीन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके 3 पार्ट पहले ही हम चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके थे, जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन को क्लिक करने से मिल जाएगी। आज ये पार्ट 4 है, जिसमें कि हम जेनेटिक कोड और ट्रांसफर आरएनए इनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं उनका एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए वीडियो का फुल सेशन आप एंजॉय करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले हमने ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए वर्ल्ड इनसे सबसे जो कंसेप्ट थे इन सबको कंसेप्ट को हमने देख लिया था पिछले 3 वीडियोज़ में। आज का जो वीडियो है वो पर्टिकुलर जेनेटिक कोड से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक कोड को। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन and transcription, a nucleic acid was copied to form another nucleic acid. Hence, these processes are easy to conceptualize on the basis of complementarity. अभी तक हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक तो हमने पढ़ा रेप्लिकेशन और एक हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन। तो इन दोनों ही प्रोसेसेस में एक न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो चेंज होता है दूसरे न्यूक्लिक एसिड में। इट मीन हम ये कह सकते हैं कि जो रेप्लिकेशन है उसके अंदर डीएनए जो है वो कन्वर्ट होता है डीएनए में, और जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके अंदर डीएनए जो है वो कन्वर्ट होता है आरएनए में। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेसेस हैं जिसमें कि एक न्यूक्लिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है दूसरे न्यूक्लिक एसिड में, और चेंजेस जो है उनके ऊपर एक कंसेप्ट बनता है, और ये चेंजेस जो होते हैं वो कंसेप्ट के कारण होते हैं, और वो कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंटरिटी का। अब बात ये आती है कि कॉम्प्लीमेंटरिटी होती क्या है। तो हमने पहले भी जब चैप्टर को स्टार्ट किया था तो कॉम्प्लीमेंटरिटी के कंसेप्ट को देखा था। एक बार वापस से हम कॉम्प्लीमेंटरिटी के कंसेप्ट को देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एक्चुअल में होती क्या है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि अगर आपको न्यूक्लिक एसिड के एक सीक्वेंस में या एक थ्रेड के अंदर, एक सेगमेंट के अंदर उसके बेसिस का सीक्वेंस पता है, जैसे मैं कह रही हूँ कि ये जो सीक्वेंस है मेरा वो 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक है, और इसमें ए और टी, जी और सी जो बेसिस हैं वो प्रेजेंट हैं। अगर मेरे को एक थ्रेड का, एक सेगमेंट का या एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है तो मैं इजीली दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस भी पता लगा लूंगी। सी के अगेंस्ट जी होगा, जी के अगेंस्ट सी होगा, टी के अगेंस्ट ए होगा और ए के अगेंस्ट टी होगा। यहाँ पर 3 प्राइम और यहाँ पर 5 प्राइम। तो यानी जब हमें एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस नोन होता है तो हम इजीली दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस भी नोन कर सकते हैं। ये कंसेप्ट कहलाता है कॉम्प्लीमेंटरिटी का। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन दोनों ही प्रोसेसेस में जो कॉम्प्लीमेंटरिटी का कंसेप्ट है उसको फॉलो किया जाता है। The process of translation requires transfer of genetic information from a polymer of nucleotides and towards the polymer of amino acid. अब जो प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन, वो इन दोनों प्रोसेसेस से डिफरेंट होती है, क्योंकि इनमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हैं वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स की ओर। नाइदर डज एनी कंप्लीमेंटरिटी एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड, और न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट भी लागू नहीं होगा, नॉर कुड बी ड्रॉन थ्योरेटिकली, ना ही हम दोनों के बीच में कोई थ्योरेटिकली रिलेशनशिप सेटअप कर सकते हैं। देयर एग्जिस्टेड एम्पल एविडेंसेस दो टू सपोर्ट द नोशन दैट चेंज इन न्यूक्लिक एसिड मीन जेनेटिक मटेरियल वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन अमीनो एसिड इन प्रोटीन। ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब एम्पल एविडेंसेस हैं, न्यूमेरस एविडेंसेस हैं जो इस नोशन को, इस धारणा को बल देंगे, सपोर्ट देंगे कि अगर हम न्यूक्लिक एसिड यानी जेनेटिक मटेरियल में चेंज करें तो उसके कारण होने वाले चेंज से अमीनो एसिड भी बदल जाएंगे। किसके अंदर? प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी बदल जाएगा। दिस लेड टू द प्रपोजिशन This led to the proposition of genetic code that could direct the sequence of amino acid during synthesis of protein. और इन्हीं बातों से एक नया प्रोपोजिशन, एक नई धारणा का विकास हुआ जिसको कि हम कहते हैं जेनेटिक कोड। और ये जेनेटिक कोड क्या करता है? ट्रांसलेशन की प्रोसेस के दौरान सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स को डायरेक्ट करता है। इफ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ genetic material and the structure of DNA was very exciting, the proposition and deciphering of the genetic code were most challenging.
अगर ऊपर की जो दोनों कंसेप्ट हैं डीएनए और आरएनए का पता लगाना, ये बहुत ही एक्साइटिंग थे, बट जेनेटिक कोड के बारे में बात करना बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि जेनेटिक कोड की डिस्कवरी के लिए हमें बहुत अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट की आवश्यकता थी। जैसे वो फिजिस्ट भी होने चाहिए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट भी होने चाहिए थे, बायोकेमिस्ट भी होने चाहिए थे और जेनेटिस्ट भी होने चाहिए थे। तो जो सबसे बाद में जो वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जॉर्ज गैमो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जॉर्ज गैमो की। तो जॉर्ज गैमो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो फिजिस्ट थे और उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया कि 20 टाइप के अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए ओनली 4 बेसेस अवेलेबल हैं, 4 नाइट्रोजन बेसेस अवेलेबल हैं, और वो हम जानते हैं वो कौन से हैं। पहला है एडेनिन, दूसरा है थायमिन, तीसरा है गुआनोसिन, चौथा है साइटोसिन। लेकिन जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा वो आरएनए से होगा, तो यहाँ पर हम टी को रिप्लेस करेंगे यू से, तो वो 4 हो जाएंगे, ए, यू, जी और सी। तो ये 4 बेसिस जो होते हैं वो 20 टाइप के अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। And if they have to code for 20 amino acids, the code should constitute the combination of bases. अगर इन 4 बेसिस को आगे जाके 20 टाइप के अमीनो एसिड्स को कोड करना है तो असेंशियलिटी है, एक तरीके से कंडीशन है कि ये बेसिस जो है वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होने चाहिए, और ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का होना चाहिए। ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो कम से कम 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। This was a very bold proposition because the permutation combination of 4 की power 3 4 into 4 into 4 would generate 64 codon, generating many more codon than required. अब ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो चुकी थी कि अगर हम इस तरीके से मतलब 4 बार जो ग्रुप बनाते हैं तो ये 64 कोडोन्स बनते हैं, और 64 कोडोन्स जो बनते हैं वो मोर कोडोन्स हो गए, बहुत ज़्यादा कोडोन हो गए, जिसकी हमें आवश्यकता थी उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट कोडोन वाज अ ट्रिपलेट। अब हमें ये प्रूफ देना था, साइंटिस्ट को ये प्रूफ देना था कि कोडोन ट्रिपलेट होता है, वाज अ मोर डॉन्टिंग टास्क, ये बहुत ही कठिन कार्य था। द केमिकल मेथड डेवलप बाय हरगोविंद खुराना, तो जो इसका केमिकल मेथड डेवलप किया वो किया हरगोविंद खुराना ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंथेसाइज किया आरएनए मॉलिक्यूल को अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ, मतलब होमोपॉलीमर्स भी बनाए और कोपॉलीमर्स भी बनाए। अब होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर क्या होते हैं, जैसे हम प्रोटीन्स के बेसिस पे बात करते हैं, अगर एक प्रोटीन में जो है सेम टाइप के अमीनो एसिड्स होंगे, जैसे मैं बात कर रही हूँ ये 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक एक प्रोटीन है, और इसमें क्या है अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड नहीं होके सेम अमीनो एसिड हैं, जैसे कि मीथियोनिन, फिर वापस से मीथियोनिन और वापस से मीथियोनिन। ये 3 इसमें अमीनो एसिड हमने जोड़े हैं और तीनों ही समान प्रकार के अमीनो एसिड हैं, तो ये कहलाएगा होमोपॉलीमर। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं कि 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक अलग अलग प्रकार के, जैसे पहले तो मैंने जोड़ा मीथियोनिन, दूसरे पे मैंने जोड़ा वैलिन, तीसरे पे मैंने जोड़ा ट्रिप्टोफैन और चौथे पे मैंने जोड़ा आर्जिनिन। तो अगर मैंने इस तरीके से अलग अलग अमीनो एसिड्स इसमें जोड़े डिफरेंट टाइप के, तो वो कहलाते हैं हेट्रोपॉलीमर। तो हमारे पास में जो पॉलीमर्स होंगे वो 2 टाइप के हो सकते हैं, होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर्स। मार्शल निरेनबर्ग जो एक नेक्स्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, सेल फ्री सिस्टम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस किया, मतलब लैब कंडीशंस के अंदर प्रोटीन का निर्माण करवाया। किसने करवाया, मार्शल निरेनबर्ग ने। एंड फाइनली हेल्प टू कोड टू द डेसिफर्ड, और ये जो कोड थे उनको जनरेट किया उन्होंने सेवेरो ओका एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका केमिकल नेम होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ये एंजाइम जो है ये बहुत हेल्पफुल है आरएनए का पॉलीमराइज करने में, आरएनए का पॉलीमराइजेशन करने में, विद डेफिनेट सीक्वेंस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। और ये जो आरएनए बनाता है वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में बनाता है। आपको पता है कि आरएनए बनने के लिए एक डीएनए की टेम्पलेट की आवश्यकता होती है, उस डीएनए के टेम्पलेट से ही आरएनए की टेम्पलेट का निर्माण होगा। लेकिन जो मार्शल निरेनबर्ग ने जो मेथड दिया उसमें आरएनए बनाने के लिए किसी भी टेम्पलेट की आवश्यकता नहीं थी। विदाउट टेम्पलेट की सहायता से ही लैब कंडीशन में इन्होंने आरएनए का फॉर्मेशन किया था मार्शल निरेनबर्ग ने, और वो किया था उस एंजाइम की सहायता से, सेवेरो ओका एंजाइम, जिसको कि हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज कहते हैं। फाइनली अ चेकर बोर्ड फॉर जेनेटिक कोड वाज प्रिपेयर्ड।
और फाइनल जो है इन सब चीज़ों के बाद में एक चेकर बोर्ड का निर्माण हुआ जो आपके सामने इसमें शो हो रहा है। इसमें हम देखें तो अलग अलग टाइप से, जैसे ये फर्स्ट आपको दिखा रखे हैं 4-4 का एक सेट दिखा रखा है, UCAG और इधर भी ले लिए UCAG। तो ये 4-4 के ग्रुप को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो जो ये ट्रिपलेट आए, कोडोन्स आए, कोडोन ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। ये देखिए U और यहाँ से लिया U, तो पहला सेट बन गया U का जो कोड करता है फिनाइल एलानिन को। नेक्स्ट बना UUC, तो UUC रिस्पॉन्सिबल होता है फिनाइल एलानिन के लिए। फिर हो गया UUA और UUA रिस्पॉन्सिबल होता है ल्यूसीन के लिए। और फिर होता है UUG, दिस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ल्यूसीन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा UCU, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेरीन। UCC also serine, A also responsible for serine and UCG also responsible for serine। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा UAU, ये ट्रिप्टोफैन के लिए, UAC ट्रिप्टोफैन, UAA स्टॉप कोडोन, UAG स्टॉप कोडोन और UGA स्टॉप कोडोन। तो यहाँ से ये 3 जो कोडोन है ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो इसको आप इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टॉप कोडोन्स देयर आर अवेलेबल इन द चेकर बोर्ड और जेनेटिक कोड। तो 64 कोडोन्स में जो ये 3 होते हैं ये हमारे लिए किसी काम के नहीं होते। इन सीक्वेंस तक आते आते जो है ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। ये 3 नाम आपको याद करने हैं। फर्स्ट है UAA, दूसरा है UGA, तीसरा है UAG। UAA, UGA, UAG ये स्टॉप कोडोन है। यहाँ पर एक स्टार्ट कोडोन भी होगा जिसके ऊपर आते ही ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। ये है AUG, मिथ्योनिन जो कोड करता है इसे कहते हैं हम स्टार्ट कोडोन। ये सभी ऑर्गेनिजम्स में स्टार्ट कोडोन होता है और इसी के ऊपर आते ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन हैं ये कॉम्बिनेशन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं 20 टाइप के अमीनो एसिड्स कोड करने के लिए। अब हम जो इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन आएगा 3 मार्क के अंदर आपके सामने एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के मुख्य फीचर्स क्या होते हैं। तो साइलेंट फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर जो होता है वो होता है कि कोडोन हमेशा ट्रिपलेट होता है, 3 का ग्रुप होता है। 61 कोडोन कोड फॉर अमीनो एसिड, क्योंकि कोडोन तो 64 है पर इनमें 3 जो है वो स्टॉप कोडोन है, तो टोटल कोडोन की संख्या रह गई 61। और ये जो है 20 टाइप के अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। 3 कोडोन किसी भी प्रकार के अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, इसीलिए वो स्टॉप कोडोन कहलाते हैं। स्टॉप कोडोन का हम नाम याद कर लेंगे, कौन से UAA, दूसरा है UAG और तीसरा है UGA। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। Some amino acids are coded by more than one codon। कुछ अमीनो एसिड होते हैं जो अलग अलग कोडोन से भी कोड किए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे फिनाइल एलेनिन को UUU भी कोड कर रहा है, फिनाइल एलेनिन को UUC भी कर रहा है, या फिर सेरीन को देखिए UCU भी कोड कर रहा है, UCC भी कोड कर रहा है, UCA भी कोड कर रहा है और UCG भी कोड कर रहा है। जब एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से कोड होता है तो वो कहलाता है डीजेनरेट। ध्यान रखिए, असंदिग्ध, यानी कि जब एक अमीनो एसिड अलग अलग प्रकार के कोडोन से कोड होता है तो वो कहलाता है डीजेनरेट। नेक्स्ट, द कोडोन इज रीड इन द mRNA इन कॉन्टिग्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूअस फैशन में। जब हम उसको रीड आउट करेंगे तो कॉन्टिन्यू फैशन में करेंगे। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक मेरे पास में कोड है UUU, AUG, GUC, तो मैं इनके बीच में कोई कॉमा या पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाऊंगी, मैं इनको कॉन्टिन्यू रीड करूंगी। कॉन्टिन्यू रीड कैसे करूंगी? UUU, AUG, GUG। तो इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फैशन के अंदर क्या करना, स्टडी करना। नेक्स्ट उसके बाद में जो हमारे पास में आता है कि जो साइलेंट फीचर्स थे, उसके बाद में साइलेंट फीचर्स के बाद में हम बात करते हैं कि नाउ ट्राई द ऑपोजिट, फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कोडेड बाय एन mRNA, प्रेडिक्ट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन RNA। ये जो हमारे पास में क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि हम क्या करेंगे, जो ये कोड दिए हुए होंगे हमें, जैसे हमें ये कोड दे रखा है, हम ये पता लगाएंगे कि इनका कौन सा सीक्वेंस होता है। तो आपको पता है मीथियोनिन के लिए कौन सा सीक्वेंस होगा, मीथियोनिन के लिए यहाँ पर सीक्वेंस हो जाएगा हमारे पास में AUG, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AUG। नेक्स्ट फिनाइल एनिलिन के लिए UUU, फिनाइल एलिन के लिए UUC, फिर UUU, UUC में से कोई सा भी आप इसमें लिख दीजिए, आपका आंसर जो है वो सही माना जाएगा।
डू यू फेस एनी डिफिकल्टी इन प्रिडिक्टिंग द अपोजिट? अगर इसका अपोजिट दिया हुआ हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। अगर मान लीजिए आपको दे रखा है AUG, फिर दे रखा है UUU, फिर दे रखा है UUC, तो आप आसानी से इनके नाम लिख सकते हैं, मीथियोनिन, फिनाइल एलानिन। कैन यू नाउ कोरिलेट विद टू प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड यू हैव लर्न? हाँ, हम इन सब चीज़ों को एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं म्यूटेशंस इन जेनेटिक कोड। द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड DNA आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडी। इनको हम म्यूटेशन स्टडी से समझेंगे। यू हैव स्टडी अबाउट म्यूटेशन एंड इट्स इफेक्ट इन चैप्टर 5। हमने चैप्टर 5 में म्यूटेशंस के बारे में देखा। सडन चेंज इन DNA which known as the mutation. Effect of large deletion and rearrangement of segment of DNA are easy to comprehend. It may result in loss or gain of gene and so a function. Mutation क्यों होता है कि इसमें एक जीन जो है उसका या तो लॉस होगा या गेन होगा, और इस तरीके से जो म्यूटेशन होता है उसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल था वो था सिकल सेल एनीमिया। ये जो 5th चैप्टर में हमने डिजीज देखी थी, जेनेटिक डिसऑर्डर देखा था, जिसमें कि RBC जो होती हैं बाइकॉन्केव शेप को छोड़कर सिकल लाइक इस तरीके से हो जाती हैं। ऑक्सीजन का इसमें टेंशन हो जाता है इस बीमारी में, तो सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का ही एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा, जो एक हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जो एक जीन है वो डिलीट हो जाती है, और इससे इस हीमोग्लोबिन या RBC के स्ट्रक्चर के ऊपर चेंजेस आते हैं। कंसीडर अ स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ईच हैविंग 3 लेटर लाइक जेनेटिक कोड। तो हम यहाँ पर इसको एग्जाम्पल को लेकर समझेंगे कि जैसे कि ये हमारे को कोड दे रखा है, इसमें हम एक B लेटर इंसर्ट कर रहे हैं, और वो B लेटर जो हम इंसर्ट कर रहे हैं वो HAS और RED के बाद में कर रहे हैं। तो देखिए रेड कलर से हमने इंसर्ट किया, फिर हम B के बाद में I को इंसर्ट कर रहे हैं, ये हमने I इंसर्ट कर दिया, और हम अब G को इंसर्ट कर रहे हैं तो ये G इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास में कोड थे 1 2 3 4, जबकि हमारे पास में यहाँ पर कितने कोड हो गए 1 2 3 4 5। तो यानी ऊपर तो अमीनो एसिड बनते हैं 4 और अब बनेंगे 5। जब कोई एक जीन इंसर्ट होती है तो इंसर्शन से बार बार जीन्स के इंसर्शन के कारण अमीनो एसिड का सीक्वेंस बढ़ जाता है, और इस तरीके से प्रोटीन्स के अंदर चेंजेस आते हैं। अब हम डिलीट करके भी देख सकते हैं यही प्रोसेस। हम एक एक शब्द को यहाँ से डिलीट करेंगे। हमने क्या किया, RED रेड को हम डिलीट करने वाले हैं। तो रेड को जब हमने डिलीट किया तो रेड देखिए 3rd पोजीशन पे रेड है, तो राम और हैज तो नॉर्मल था। R हमने डिलीट किया तो बच गया EDCAP, फिर हमने E को डिलीट किया तो DCAP, और फाइनली हमने D को डिलीट किया तो राम हैज और कैप शब्द बचे। यानी जहां हमारे पास में स्टार्टिंग में जो थे लगभग 4 एमिनो एसिड्स थे, अब हमारे पास में कितने एमिनो एसिड बनेंगे, 3 एमिनो एसिड बनेंगे। तो चाहे आप इंसर्ट कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए, दोनों ही स्थितियों में एमिनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। The conclusion from the above exercise is very obvious. Insertion or deletion is one of the two basis changes the reading frame. चाहे इंसर्ट कर दो चाहे डिलीट कर दो, दोनों ही स्थितियों में जो मतलब हमारी रीडिंग स्थिति है वो चेंज होगी। और रीडिंग स्थिति चेंज होने से क्या होगा कि सच म्यूटेशंस को हम क्या कहेंगे, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशंस कहेंगे। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ दीज और इट्स मल्टीपल बेसिस इंसर्ट और डिलीट इन वन और मल्टीपल कोडोन, हैंस वन और मल्टीपल एमिनो एसिड एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन अनरिलेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड। तो पॉइंट म्यूटेशन के अलावा आपके पास में दूसरा म्यूटेशन जो आता है वो आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नेक्स्ट हम ट्रांसफर RNA को देखते हैं, जो कि एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहलाता है। फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही हम बात कर रहे हैं। इट वाज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक, जब फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा कंसेप्ट दिया था, उन्होंने ये बताया था कि एमिनो एसिड को सीक्वेंस को रीड करने के लिए कोई ना कोई है। बिकॉज अमीनो एसिड हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी रीड टू कोड यूनिकली, क्योंकि अमीनो एसिड को कोई अपने आप में नहीं पढ़ पाता, इसलिए उसको कोड करने के लिए tRNA की अवेलेबिलिटी होती है। ही पोस्टुलेटेड द प्रेजेंस ऑफ एन एडेप्टर मॉलिक्यूल दैट वुड वन हैंड रीड द कोड एंड अदर हैंड वुड बाइंड द स्पेसिफिक एमिनो एसिड। तो tRNA जो है यहाँ पर 2 काम करने वाला है। एक हाथ पे तो ये क्या काम करेगा, एक हाथ पे तो ये काम करेगा, वन हैंड रीड द कोड, कोड को रीड करेगा, और दूसरे हाथ पे ये क्या करेगा, अमीनो एसिड के साथ में बाइंड करेगा। द tRNA इज कॉल्ड sRNA, इसको हम सोल्यूबल RNA भी बोलेंगे। द जेनेटिक कोड वाज पोस्टुलेटेड, हाउएवर इट्स रोल एज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल वाज असाइंड मच लेटर। तो स्टार्टिंग में तो इसको सोल्यूबल RNA sRNA के नाम से जाना जाता था, और एडेप्टर मॉलिक्यूल इसका जो नाम पड़ा वो बहुत आगे जाके पड़ा। नेक्स्ट हम अगर देखें तो इसमें क्या होगा, tRNA जो है उसका एंटीकोडोन लूप होता है। यहाँ पर ये हमें एंटीकोडोन लूप दिखा रखा है। एंटीकोडोन लूप क्या करती है, जो mRNA होता है, ये mRNA है
और mRNA के ऊपर जो ये मतलब कोडोन्स हैं, इन कोडोन्स के साथ में जाके ये एंटीकोडोन बाइंड होता है, तो ये लूप कहलाती है एंटीकोडोन लूप दैट हैज बेसिस कंप्लीमेंट्री टू कोड। इसके जो बेसिस होते हैं वो कंप्लीमेंट्री होते हैं कोडोन के, एंड हैज एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। यहाँ पर देखिए दिस इज द अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। जैसे ये एंटीकोडोन कोडोन से बाइंड करेंगे, इसको रीड करेगा टीआरएनए एमआरएनए के सीक्वेंस को, कोडोन को, तो यहाँ पर अमीनो एसिड बाइंड हो जाएंगे। टू विच इज बाइंड टू अमीनो एसिड, टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड। हर अमीनो एसिड के लिए एक सिंगल टीआरएनए अवेलेबल होता है, यानी 20 प्रकार के अमीनो एसिड के लिए टीआरएनए भी कितने होंगे, 20 होंगे। स्टार्टिंग में जो एमिनो एसिड होगा कोड, जैसे मीथियोनिन होता है स्टार्ट कोडोन के लिए, तो उसके लिए जो टीआरएनए होगा वो टीआरएनए कहलाता है इनिशिएटर टीआरएनए, जो स्टार्टिंग में आके जुड़ता है। देयर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होते। एंड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हैज बीन डिपिक्टेड द लुक लाइक ऑफ क्लोवर लीफ। जो इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा मतलब टीआरएनए का, वो क्लोवर लीफ होता है, लौंग की पत्ती जैसी होती है, वैसा ही दिखाई देता है। एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर, अगर हम एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो इन्वर्टेड एल जैसा दिखाई देता है, जैसे कि एल को क्या कर दिया हो, इन्वर्ट कर दिया हो। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो टीआरएनए के लिए है। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अपने कमेंट्स को जो है, अपने जो भी फीडबैक्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड